Hello, dear students. So we were doing the chapter liquidation of companies, and in the last video, I discussed with you how to prepare statement of affairs as well as the deficiency account. And in this video, we are going to discuss how to prepare liquidator's final statement of account. This is the second and last part of this chapter. So in this video, we are going to learn how to prepare this statement, which is known as liquidator's final statement of account. I told you in the last video the introduction of this chapter, and in that I told you that liquidator is a person who is appointed, in the event of winding up of the company, and he acts as an agent. और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि जो वाइंडिंग अप के टाइम जो भी कंपनी के एसेट्स हैं उनको सेल करना और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी पेमेंट करना। तो हमने ये लास्ट वीडियो में ये स्लाइड हमने उस समय भी देखी थी कि जो कैश रियलाइजेशंस होती हैं वो इन सोर्सेज से पॉसिबल हो सकती हैं कि जो भी एसेट्स होंगे उनको सेल किया जाएगा और फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स हैं जो उनको जो एसेट दिया जाता है उससे जो भी सरप्लस बचता है वो भी यूज किया जा सकता है एज कैश रियलाइजेशन। डेटर्स से कैश रियलाइज किया जाता है और फिर कॉल्स इन एरियर्स अगर हैं तो उनसे भी कॉल्स मांगी जा सकती हैं, तो इस तरह से भी कैश रियलाइजेशन हो सकती हैं। और जो भी अमाउंट एक लिक्विडेटर रियलाइज करता है उसे पेमेंट उसको यूज किया जाता है स्टेक होल्डर्स की पेमेंट करने के लिए। लेकिन ये हमने डिस्कस किया था कि जो भी पेमेंट्स की जाती है उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है और ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले हम पेमेंट करते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, उसके बाद पेमेंट करते हैं कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन जिसमें आता है लीगल चार्जेस और लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन। फिर हम पेमेंट करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, जैसे कि एनी पेमेंट विच इज ड्यू टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, रेंट, रेट्स, एंड एनी पेमेंट विच इज ड्यू टू द एम्प्लॉयज, वर्कमैन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। ऑल दीज आर काउंटेड अंडर प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। फिर हम पेमेंट करते हैं डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की which are having floating charge on the assets. Then unsecured creditors are paid off, and then the payments are made to the preference shareholders, and finally if the amount is left it is paid to the equity shareholders. Students, इसकी डिटेल हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, अगर आपको डाउट्स हैं तो आप दोबारा से जाके उसको देख सकते हैं। So let's take a question in this video in which we are with question only we will learn how to prepare the liquidator's final statement of account. बेसिकली लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो लिक्विडेटर प्रिपेयर करता है ये शो करने के लिए कि उसने कहाँ से कितना कितना अमाउंट एसेट्स वगैरह को सेल करके कितना अमाउंट रियलाइज किया है और उस रियलाइज्ड अमाउंट से एक स्टेक होल्डर्स की पेमेंट कितनी कितनी और किस तरीके से की है। तो बेसिकली लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक ऐसी स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड बाय द लिक्विडेटर। नाउ लेट्स रीड दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। X Limited went into liquidation on 1st April and balance sheet of this company on this date is given to you. So this is the liability and equity side. This is the asset side. So you can see some assets are given: land, building and machinery, other fixed assets, stock, debtors, loans, cash, and then profit and loss account. If it is given on asset side, it means this is the amount of loss. And then you are having 5,000 shares of 100 each and 80 per share is paid up. इट मीन्स ये जो इक्विटी शेयर्स हैं इन पर फुल पेमेंट अभी रिसीव नहीं की गई है, यानी कि कॉल्स इन जो 20 रुपीज का अमाउंट है वो अभी अनकॉल्ड अप है, तो उसको हमें कॉल करना होगा अगर हम कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं तो। बिकॉज जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ऑनर्स हैं, सो दे एक्ट एज द कॉन्ट्रीब्यूटरीज in the event of winding up. So whenever the company is wound up and the company is having shortage of money, so the shareholders can be called up to pay up the amount at least to the extent of the paid up value of the share, and that is equal to 100 rupees. तो क्योंकि इन शेयर्स पर अभी 100 रुपीज का शेयर है और 80 ही कॉल्ड अप हुआ है तो 20 रुपीज आप कॉल अप कर सकते हो। सो यहाँ से भी कैश रियलाइजेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद आप देखो लोन्स है, दैट इज सिक्योर्ड बाय लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। ये इस एसेट की सिक्योरिटी पर हमारे पास जो सिक्योर्ड लोन है वो है 1 लाख रुपीज के, और अनसिक्योर्ड लोन्स लाइबिलिटीज जो हैं वो है 2 लाख रुपीज की, इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल ड्यूज 10,000 रुपीज। सो इस 2 लाख में से आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल ड्यूज जो है वो 10,000 रुपीज हैं, यानी कि 1,90,000 रुपीज के क्रेडिटर्स या लोन्स जो हैं आपके वो अनसिक्योर्ड हैं। Now let's read what is given. Land, building and machinery realized by secured creditors for 1,20,000. You can see their liability is only 1 lakh and the value of this asset is 80,000, but when it is sold for 1,20,000. So obviously there is a surplus
सरप्लस कितना हुआ, क्योंकि इनको 1,20,000 रियलाइज हुआ है और इनकी लाइबिलिटी सिर्फ 1,00,000 रुपीज की है, तो 20,000 इस एसेट में से सरप्लस बच जाएगा, जो कि दूसरे किसी भी स्टेक होल्डर को पे करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। अदर फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड 40,000, ये हैं अदर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और डेटर्स 20,000 रियलाइज हुए, स्टॉक 10,000 रियलाइज हुआ, लोन्स फॉर होली बैड, सो ये लोन्स जो हैं आपके 40,000 रुपीज के, ये इससे कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, इट वॉज होली बैड। लिक्विडेटर इज एंटाइटल टू अ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन, यहाँ पे हम बात करेंगे लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन की, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। ही इज एंटाइटल टू अ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹1,000 प्लस 2% ऑफ द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो इस क्वेश्चन में साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हम लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन को कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड रेम्यूनरेशन का अमाउंट तो गिवन ही है 1,000, दैट इज वेरी क्लियर टू अस, बट हाउ दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, 2% of the amount paid to unsecured creditors, this we will learn while doing this question. Now one more information is given, the liquidators out of pocket expenses amounted to 1,000। लिक्विडेटर का कुछ भी एक्सपेंस हो वो लिक्विडेशन चार्जेस में या लीगल चार्जेस में ही आएगा, सो ये भी हमको पे करना है। शो लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। Now students, let's move on to its solution. So just see, this is the format of liquidator's final statement of account. What is the format? It is prepared in a T-shape account form. So left side shows all the asset realizations, जो भी हमने assets realize किए हैं, जो भी liquidator ने, वो सारे आपके left hand side पे आ जाएंगे। और राइट हैंड साइड में आप शो करोगे कि जितना अमाउंट आपने कलेक्ट किया उनसे किस तरीके से आपने पेमेंट की है, कितना कितना अमाउंट किस किस स्टेक होल्डर को आपने पे किया है। सो बेसिकली इट्स अ सिंपल फॉर्मेट, realizations versus payments. So first of all, we will try to calculate from where we have realized all the amounts. So let's see students, what were the assets and realization amounts were also given to us. जैसे कि सबसे पहले था लैंड बिल्डिंग मशीनरी, यहां से हमने कैलकुलेट किया था कि हमारे पास, क्योंकि ये 1,20,000 रियलाइज हुए हैं, तो यहाँ पर आपने 1,00,000 की पेमेंट तो इससे सिक्योर्ड लोन्स को कर ही दी है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 20,000 वो ही लिक्विडेटर शो करेगा, क्योंकि लिक्विडेटर के पास एक्चुअली में कैश तो 20,000 ही आएगा, क्योंकि सिक्योर्ड लोन होल्डर जो है वो 1,00,000 रुपीज तो अपने पास ही रख लेंगे उस एसेट्स में से, लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी में से। सो अल्टीमेटली ही विल बी गेटिंग ओनली 20,000। सो वन कैश रियलाइजेशन इज दिस विच इज सरप्लस फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दैट इज 20,000 रुपीज। ओके, नाउ लेट्स सी द अदर एसेट्स। अदर फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड 40,000। सो एक ये एसेट हमने रियलाइज किया है। डेटर्स जो है वो 20,000 और स्टॉक हमारे पास है 10,000। सो ये तीन एसेट्स की रियलाइजेशन हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। अदर एसेट्स 40,000, स्टॉक 10,000 एंड डेटर्स 20,000। इसके अलावा आप अपने एसेट साइड पे चेक करो, दिस वी हैव डन, दिस ऑल्सो वी हैव डन, स्टॉक भी हो गया, डेटर्स भी हो गया, लोन से कुछ रिकवर ही नहीं हुआ, एंड कैश वी आर ऑलरेडी हैविंग 5,000 इन कैश, सो दिस वी विल टेक एज इट इज। सो कैश हमने 5,000 एज इट इज ले लिया। और एक हमने डिस्कस किया था, क्योंकि कंपनी वाइंड अप हो रही है तो शेयर होल्डर्स को 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो दिस अमाउंट विल बी रियलाइज्ड बाय द लिक्विडेटर फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। सो ऑन 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20, दैट इज 1,00,000 रुपीज विल बी रियलाइज्ड। So this will be written in this way, calls on 55,000 shares at the rate of ₹20 each. So this comes 1,00,000 rupees. So students, these are all the asset realization and total of this comes 1,95,000. Now we will start making the payments. वी हैव डिस्कस्ड कि जो पेमेंट्स करनी है वो आपको स्पेसिफाइड ऑर्डर में करनी है। तो सबसे पहला ऑर्डर में हमारे पास था सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम ऑलरेडी पेमेंट दे चुके हैं, इस 1,20,000 में से 1,00,000 हम ऑलरेडी उनको दे चुके हैं। सो तभी हमने 20,000 का सरप्लस ही सिर्फ लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में नोट किया है। तो फर्स्ट नंबर हम पेमेंट कर चुके हैं। सेकंड हमें पेमेंट करनी होती है लिक्विडेट, जो लीगल चार्जेस हैं हमारे, जिसमें आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आप लिख सकते हो 1,000 रुपीज,
ठीक है। और उसके बाद हमें पे करनी है लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन, जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और जिसके लिए हमने बनाया है वर्किंग नोट नंबर 1। क्यों बनाया है वर्किंग नोट? बिकॉज जो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन है वो किसी अमाउंट पर बेस्ड है। किस अमाउंट पर बेस्ड है? 2%। ये 1000 तो फिक्स अमाउंट था ही, 2% ऑफ द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आइडेंटिफाई करो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन से थे हमारे पास। आप देख रहे हो कि ये वाली लायबिलिटी हमारी तो सिक्योर्ड लायबिलिटी थी, ये सारी लायबिलिटी आपकी जो है ये अनसिक्योर्ड है। इस अनसिक्योर्ड में ये प्रेफरेंशियल ड्यूज जो है 10,000 के, ये भी अनसिक्योर्ड है क्योंकि ये भी कहीं लिखा ही नहीं है, बिकॉज दीज आर सिक्योर्ड, दीज आर ऑल अनसिक्योर्ड liabilities. So this 10,000 also and this 1,90,000 also, यानी कि टोटल ये जो 2 लाख अमाउंट है, ये टोटल क्या है आपका? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स या अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज हैं, जिसके ऊपर 2% आपको पे करना है। पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हो क्या हमारे पास टोटल इतना अमाउंट है कि हम इन सारे अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज की पेमेंट कर पाए? आप देख रहे हो हमारे पास टोटल अमाउंट जो रियलाइज हुआ था वो हुआ ही 1,95,000 था। तो हम ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरी तरह से पेमेंट कर पाए, बिकॉज वी आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ कैश विद अस। सो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, जो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन है वो किस अमाउंट पर बेस्ड होगी? जितना अमाउंट आप इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो। सो हमें देखना पड़ेगा ना हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, हमारे पास कितना अवेलेबल अमाउंट है। ओके सो फॉर दिस फर्स्ट लेट्स लीव दिस पॉइंट हियर, इसको हम अभी बाद में कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इसका अमाउंट डिपेंड करता है कि हम कितना अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं उस पर। तो हम बाकी के अमाउंट फिल कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर हमारी जो लायबिलिटी पेमेंट की थी वो थी लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। थर्ड नंबर पे हम पे करते हैं प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज को या प्रेफरेंशियल पेमेंट्स को, जो कि हमें क्वेश्चन में 10,000 दिए ही हुए हैं, तो हम इनको पहले पे कर लेंगे। उसके बाद हम पे करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। और इसके बाद जो टर्न आती है वो होती है डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो सीधा हम इस पर जंप कर गए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर। ठीक है, और उसके बाद हम पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो कि क्वेश्चन में है नहीं, और फिर हम पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो देख लेते हैं कि क्या कुछ अमाउंट बचता है। अगर हमारे पास इतना अमाउंट होता कि हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को फुल्ली पे कर पाते, तो हम फुल पेमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट था वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देते, क्योंकि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स तो है ही नहीं, सिंपली इक्विटी शेयर्स हैं जिनको आपको 5 लाख रुपीस पे करना है अब, क्योंकि 4 लाख तो ये है ही और 1 लाख की कॉल आप कर चुके हो। बट क्योंकि क्वेश्चन में इतना अमाउंट हमारे पास नहीं है, इसलिए वी होप कि इसके बाद पेमेंट की टर्न किसी के लिए नहीं आएगी। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आप कितना पेमेंट कर रहे हो। ओके तो हमारे पास अमाउंट कितना था? 1,95,000 था। स्टूडेंट्स यहाँ पे अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि 1,95,000 में से हमारे पास क्या क्या अमाउंट अभी सर्टन है जो हम पे कर रहे हैं। एक तो 1,000 रुपीज ये है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के, ये वाले। एक 200 रुपीज की, देखो जो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन है इसमें से कुछ पार्ट तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, जैसे कि एक है फिक्स्ड रेम्यूनरेशन 1,000 की दी हुई है हमें क्वेश्चन में, और दिया हुआ है 2% ऑफ द अमाउंट विच इज पेड टू अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज। अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज में एक थे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और दूसरे हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स थे आपके 10,000 रुपीज के, तो 10,000 पर 2% का अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली 200 रुपीज। बट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो इनको जितना पे करेंगे उसके ऊपर फाइनल अमाउंट 2% हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कितना अमाउंट हम पे करेंगे? 1,95,000 अवेलेबल था, इसमें से 1,000 हम दे रहे हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, 1,000 ये है 1,000 हम दे रहे हैं फिक्स्ड रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर की, ये 200 हम पे कर रहे हैं लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, दिस वन, और ये 1,000 हम पे कर रहे हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ये वाले, और 10,000 हम पे कर रहे हैं these amount to be paid to preferential creditors. So ये पेमेंट सर्टेन है जो हमें 1,95,000 में से करनी है। इसके बाद हमें जो अमाउंट अवेलेबल बचता है हमारे पास वो बचता है 1,82,800। ये इसमें से सब प्लस माइनस करने के बाद ये अमाउंट आया। अब इतना ही अमाउंट अवेलेबल है और इस अमाउंट का 2%
आपको पे करना है लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन और उसके बाद जो बचेगा वो आप पे करोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो सिंपली लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन उसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करते आए हैं। सो इसका 2/102 करेंगे एंड दिस अमाउंट कम्स 3,584. Okay, so this will be written here. Now the total of these three components comes this 4,784, and this is the liquidator's total remuneration. And now what is the amount being paid to unsecured creditors? So हमारे पास मैंने अभी ये सारा कैलकुलेशन किया कि इतना अमाउंट अवेलेबल था 1,82,800 और इसमें से हमने अब लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन पे कर दी है 3,584. सो जो बचा हुआ अमाउंट है दिस कम्स 1,79,216. So students, this is the final amount which we can pay to the unsecured creditors. So आप देख रहे हो unsecured creditors हमारे पास थे 1,90,000, लेकिन हम उनको पूरा पे नहीं कर पा रहे because we are having shortage of cash with us. We are having just this much amount. We have to pay all these stakeholders. सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम इतना ही पे कर पाए हैं, इसलिए हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी पे नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन में. सो दिस इज हाउ द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. So this is the amount that is realized from the assets, and this is showing all the payments which are made to different stakeholders. So I hope students आपको ये समझ आ गया होगा. Do watch my next videos for more topics. Thank you guys.